अ, सभी को जय महेश। और शुरुआत में मैं सभी युवा संगठन के पदाधिकारी और मेंबर्स का धन्यवाद भी करना चाहता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। वैसे सभी युवा साथी गत कई वर्षों से मैं देख रहा हूं एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं और टाइम के हिसाब से जो हम चेंज मैनेजमेंट बोलते हैं कि एवरीबॉडी हैज टू एक्सेप्ट द चेंज, वो चेंज एक्सेप्टेंस अपने सभी युवा साथियों में दिखता है। और इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में जो लॉकडाउन में इफेक्टिव टाइम यूटिलाइजेशन जो करना चाहिए, इसी अंतर्गत जो एक प्रोजेक्ट आपने चालू किया है, उसी इसी के लिए मैं आपको सबको बधाई देता हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ। शुरुआत करते समय मैं, जब आप मुझे कुछ एक सक्सेसफुल कहते हो, एक कुछ थोड़ा अलग सा अगर मुझे आइडेंटिटी दी है, तो वो अलग आइडेंटिटी क्यों है? तो वो अलग आइडेंटिटी के लिए मेरे पीछे जो कोई भी अभी तक खड़े हैं, जिसका किसी का सपोर्ट है, उनके बारे में पहले मैं मुझे लगता है एक कृतज्ञता का उल्लेख मुझे करना चाहिए कि जैसा कि मैं एक रूरल एरिया से हूँ था। पिताजी ने वो एक इनिशिएशन लेके हमें 4th स्टैंडर्ड में मुझे बाहर निकाला गांव से, एक अच्छी शिक्षा दी। वो शिक्षा में मेरे गुरुजन लोगों ने मुझे काफी कुछ अच्छा ढंग से पढ़ाया। उसके कॉलेज के पश्चात जो एक प्राइवेट कंपनी में मैं काम कर रहा था, वहाँ मेरे बॉस ने भी कुछ 6 साल मेरी लीडरशिप देख के जो कुछ डेवलपमेंट मुझ में किया, जो ढंग से मुझे एक लीडरशिप मेरे इसमें डेवलप की, डेफिनेटली वो भी मुझे आज याद आते हैं। जब बिजनेस शुरू किया तो वो उस वक्त जो लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, और ड्यूरिंग द बिजनेस मेरे फैमिली ने जो मेरे साथ एक अच्छे ढंग से खड़े रह के, और पर्टिकुलरली मेरी मिसेज जो पिछले 10 साल से मेरे साथ में है, इस सभी की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। तो इन सभी के ओर मुझे लगता है एक मुझे कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। शुरुआत में मैं आपको एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहूँगा। एवरीबॉडी नो जैकमा, जो कि अलीबाबा स्टोर्स का सबसे बड़ी नामी हस्ती है, वर्ल्ड में टॉप 10 में है। तो जो अलग अलग इंटरव्यूज हुए, उसमें अलीबाबा ने जो कहा था कि एमएसएमई या हम छोटे उद्योगों ने या एंटरप्रेन्योर ने कैसा डेवलप होना चाहिए, तो उन्होंने बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में कहा था कि आपका जब एज 20 से 30 है, इस एज में आपने एक अच्छा एक्सपीरियंस लेना चाहिए। और उस समय उसने एक स्पेसिफिकली भी कहा था कि आप बहुत बड़ी इंडस्ट्री ज्वाइन मत करो, आप एक छोटी इंडस्ट्री ज्वाइन करो जिससे अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिले, अच्छे बॉस को फॉलो करो। जो भी आप एक्सपीरियंस लेंगे, जो भी आप फ्यूचर के लिए डिसाइड करेंगे, उस एम को लेके 30 to 40 आप उसको रियलाइज करो, आप उसमें ढल जाओ, आप उसको अच्छी तरह से डेवलप करो। एंड व्हाट अबाउट 40 to 50? 40 to 50 में उसको जी जान से पीछे पड़ो और एक अपने अपने ढंग से एक सर्टन ऊंचाई तक उसके लेके चलो। दैट इज द एज ऑफ 40 to 50। और 50 to 60 में आप जो भी डेवलप किए हैं, जो भी आपका एंटरप्राइज है, उसके लिए फर्दर लोगों को ट्रेन करो और वो ठीक ढंग से लोगों को हैंड ओवर करो। एक सिंपल मैकेनिज्म उसने जैकमा ने फ्रॉम एज ऑफ 20 to 60 एक्सप्लेन किया है। मुझे लगता है जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो 2-4 साल, 2-3 साल का फर्क है, लेकिन यही ढंग से मेरी जर्नी हुई है, ऐसा मुझे लगता है। एट द एज ऑफ से 26-25, जब मैंने फैक्ट्री बजाज जैसी कंपनी छोड़ी, उसी कंपनी में मैं पेंट शॉप में काम करता था। एक मॉडर्न पेंट शॉप था, इंडिया लेवल पे आए वाला। और उसी समय पाउडर कोटिंग एक टेक्नोलॉजी आई थी,
और वो बहुत लो कॉस्ट में चालू हो रहा था प्रोडक्ट, और टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड था। तो डेफिनेटली एक 50,000 के कैपिटल में पार्टनरशिप में हमने वो एक्टिविटी चालू की। जो जो भी हम चालू कर रहे हैं, जो जो भी इसमें फोकस कर रहे हैं, उसमें हमने मॉडर्न और कमिंग टेक्नोलॉजी देखनी चाहिए। पाउडर कोटिंग पाउडर कोटिंग के साथ साथ उसी समय कंप्यूटर्स आ गए थे, और कंप्यूटर फर्नीचर एक नया कंसेप्ट आ गया था। गोदरेज जैसे कंपनी ने वो लॉन्च किया था उस समय। उसी समय हमने भी कंप्यूटर फर्नीचर लॉन्च किया 96 98। उसी दरमियान 98 में जब पाउडर कोटिंग हम फिनिश कंपोनेंट में कर रहे थे, तो वो कंपोनेंट हमने क्यों प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन इमीडिएटली हमने 98 में शुरू किया। 98 में प्रेस पार्ट्स ए बैकवर्ड इंटीग्रेशन के साथ साथ 2003-4 तक हमने अप्लायंसेस और इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में जंक्शन बॉक्सेस ये टाइप में फोकस करके 2 कस्टमर ले लिए थे। मैं और एक यहाँ पॉइंट आउट करना चाहूंगा। डे वन से एक कंसेप्ट हमने रखी थी, एक दिल में एक ही ठान के रखा था कि एटलीस्ट हम काम करते समय ओईएम का करेंगे। टीयर 1 टीयर 2 की अपॉर्चुनिटी भी है तो कुछ देर रुकेंगे, अगर नहीं मिलता है देन वी विल स्विच ओवर टू टीयर 2 टीयर 3 वेंडर्स। लेकिन जब तक हो सकता है लेट अस फोकस ऑन ओईएम्स। तो स्टार्टिंग में ही जब ओपनिंग हुआ है, हमने वीडियोकॉन, लिग्रा इंडिया ये ढंग के कंपनी के साथ ओपनिंग में काम करने का हमें अपॉर्चुनिटी मिला है। 98 से 2004 तक हम शीट मेटल का काम कर रहे थे। शीट मेटल का काम करते समय एक अपॉर्चुनिटी आई, रोल बॉन्ड इवेपोरेटर, जो एक प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट होता था, और अपने इंडिया में भी पूना में एक कंपनी थी, लेकिन वो कंपनी काफी हद तक आधा अधूरा प्रोडक्ट बना रही थी, और वो लोगों को आगे जाने में उनको इंटरेस्ट नहीं था। एक अपॉर्चुनिटी थी, और जैसा कि कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स वंस योर डोर ओनली। एक ही बार वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है, अगर आपने एक्सेप्ट किया ठीक, नहीं तो नेक्स्ट डोर पे चली जाएगी। एक डेयरिंग, एक एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योरशिप जो कहते हैं, यस हमने वो डेयरिंग की, और पूना से वो टेक्नोलॉजी के साथ वो प्लांट लेके आए। लेकिन जब हमको समझा, हमारे ध्यान में आया कि नहीं, इसमें कुछ टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है और हम इसमें टिक नहीं पाएंगे। जब हम टिक नहीं पाएंगे और पहले साल में काफी कैश लॉस सहन करने के बाद, यस देन वी स्विच ओवर टू सम अदर एक्टिविटी। ये करते करते हमने पहले ये डिसाइड किया कि इसमें हम क्यों नहीं टिक पाएंगे, इसका तो हम कुछ स्टडी करेंगे। प्रोडक्ट चाइना से आता था, चाइना विजिट की, वहां जो प्रोड्यूस कर रहे थे उनके फैक्ट्रीज को विजिट मैनेज की। जब हमने विजिट मैनेज की तो एक ख्याल में आया कि यस, प्रोडक्ट एक कुछ डिफरेंट प्रोसेस से बन रहा है, उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, और दूसरा बहुत बड़े वॉल्यूम पे प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, तो ही उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट लो आ सकती है। प्रोडक्शन करना एक बहुत आसान है, यस वी कैन प्रोड्यूस द क्वालिटी, लेकिन वॉल्यूम कहाँ से लाए, ये बहुत बड़ा सवाल था। जब ये सब हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो तभी एक ख्याल में आया कि एक तो कस्टमर को कॉन्फिडेंस देके वो प्रोडक्ट ओके करके लेना, ओके करने के बाद डेफिनेटली वो प्रोडक्ट हमारा मार्केट में जाएगा, एक साल तक कस्टमर उसका फीडबैक लेगा, एक कस्टमर कुछ क्वांटिटी हमें देगा, उसके कॉन्फिडेंस पे दूसरा कस्टमर देगा। तो ये सब प्रोसेस में हमारे ध्यान में आया कि कम से कम 3 साल लगने वाले थे, लेकिन 3 साल इवन हम नो 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 लॉस नो प्रॉफिट, या हो सकता है घर से कुछ पैसे डालना पड़े, ये ढंग से भी हम काम करते हैं, तो फ्यूचर ये प्रोडक्ट के लिए अच्छा है। ये जब हमारे ख्याल में आया तो हमने वो रिस्क ली। हमने 3 साल तक रोल बॉन्ड इवापोरेटर, जो आज हम
इंडिया में नंबर 1 है। सभी रेफ्रिजरेटर को हमारा वो प्रोडक्ट जाता है। उस पे 3 साल तक हमने कंटिन्यूअसली क्वालिटी, क्वांटिटी पे काम किया और कस्टमर डेवलपमेंट 3 साल तक किया। और 2011-12 के बाद हमें फिर हर कस्टमर ने इन्वॉल्व करना शुरू किया। डेफिनेटली हम जो प्रोडक्ट में उतर रहे थे वो रेफ्रिजरेटर इंडस्ट्री में कंप्रेसर के बाद का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। जैसा कि रेफ्रिजरेशन साइकिल का हार्ट कंप्रेसर और बाद में इवेपोरेटर। तो क्वालिटी नो डाउट बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि ये प्रोडक्ट अगर फेल जाता है, ये प्रोडक्ट अगर लीक होता है तो एंटायर रेफ्रिजरेटर की वैल्यू जीरो हो जाती है। इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी फॉर दिस प्रोडक्ट, ये हमारे लोगों को ट्रेन करना बहुत जरूरी था। और वो इम्पोर्टेंस समझा के बहुत ही एक पेस में एवरी ईयर सम क्वांटिटी ऐसा ऐड करते करते हमने ये जर्नी आगे जाने के लिए डिसाइड किया। और ये जर्नी जब आज हम यहाँ पहुंचे हैं तो इंडिया का 60% प्रोडक्ट अराउंड 7 मिलियन 70 लाख रोल बॉन्ड इवेपोरेटर हमने मार्केट में सर्विस किए हैं। इसके साथ साथ 2 डोर रेफ्रिजरेटर फिन इवेपोरेटर, इसमें भी हमने एंट्री की। उसके साथ साथ पेंसिल ड्रायर जो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, उसमें भी हमने ये ढंग से एंट्री की। ये वर्टिकल के साथ साथ जो शीट मेटल और पाउडर कोटिंग जो हमने स्टार्ट किया था, कोर हमारा बिजनेस था, उस पे भी हमने यही ढंग से फोकस किया। ये फोकस करते समय हमने एक ही डिसाइड किया कि हम 3-4 कंपोनेंट जो भी हम डिसाइड करेंगे उसमें वर्ल्ड के स्टैंडर्ड क्या है, वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोडक्ट क्या है, वो ढंग से वो प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे। और इसी ढंग से उसकी एटलीस्ट फर्स्ट फेज में इंडिया की जो जितनी भी क्वांटिटी है उसका अबव 50% उसमें हम नंबर 1 बनेंगे। रेफ्रिजरेटर साइकिल पार्ट, रोल बॉन्ड, फिन इवेपोरेटर और ड्रायर, इसमें जैसा हमने इंडिया में नंबर 1 का फोकस रख के काम किया, वैसा भी शीट मेटल में जब हमने फोकस किया, जैसा लिग्रा इंडिया को हम जंक्शन बॉक्स देते थे, पैनासोनिक को हमने अप्रोच किया, और ये दोनों के मिला के करीब करीब क्वांटिटी हम टॉप मोस्ट क्वांटिटी 3.5 मिलियन अराउंड 35 लाख बॉक्सेस एक महीने में ये हमने अचीव किए हैं। जब हम जंक्शन बॉक्स बना रहे थे अभी, तो रिलेशनशिप जो बिल्ट हुई है उसी रिलेशनशिप का एडवांटेज लेके हमने एमसीबी बॉक्सेस, कंट्रोल बॉक्सेस, बस बार, ये आइटम में फोकस करना शुरू किया है। और जब एक कस्टमर ने हमको ऑफर किया है, उसके लिए हमने जब काम शुरू किया तो डेफिनेटली अदर कस्टमर का वॉल्यूम सोच के हमने एक्सपेंशन किया है, वो भी हमने एक एंटरप्राइजिंग रिस्क ली है। तो इसी ढंग से हमने एट ए टाइम 2 वर्टिकल्स में, एक रेफ्रिजरेशन साइकिल पार्ट और दूसरा शीट मेटल और पाउडर कोटिंग के कंपोनेंट, लेकिन हर कंपोनेंट बेस्ट कैसा बन सकेगा, क्वालिटी, कॉस्ट एंड डिलीवरी, इस पे फोकस करके हमने दोनों वर्टिकल में काम शुरू किया। मैं वॉल्यूम, कॉस्ट और क्वालिटी, इसके साथ साथ जब ये एक्सपेंशन करना है, वालुज में हम 5 लोकेशन पे काम कर रहे हैं। चित्तेगांव में हमने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बिल्ड की है, रांजनगांव में फैसिलिटी बिल्ड की है। उसके साथ साथ कस्टमर का आज जो कोई डिमांड है जस्ट इन टाइम, और जब जीएसटी आने के बाद एक अपने को एडवांटेज मिल गया है कि आप आपके कंपोनेंट थ्रू आउट इंडिया कहीं भी मूव कर सकते हैं और वहां से बिलिंग कर सकते हैं। तो जीएसटी के बाद हमने शिरवड़, सातारा गोदरेज के लिए, मोहाली गोदरेज के लिए, फरीदाबाद में वर्लपुल जो हमारा कस्टमर है उसके लिए, और रिसेंट में जो नई कंपनी है ये होल्डबेको अहमदाबाद में, वहां भी हम एक्सटेंशन कर रहे हैं। साथ साथ में आने वाले महीनों में चेन्नई में सैमसंग के लिए भी हम एक्सटेंशन कर रहे हैं। तो एक स्पेस यूटिलाइजेशन, जब अपना यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ भी जो हमें गोडाउन्स होल्ड करने हैं, यहाँ से भी जो लॉजिस्टिक का इशू है
वो अगर वहां जाके भी हैंडल होता है तो अपना भी एक स्पेस यूटिलाइजेशन हो जाता है और कस्टमर के लिए जस्ट इन टाइम ये जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट में भी हम काम कर सकते हैं। हमने ये लिमिटेड 4-5 प्रोडक्ट पे जो एक फोकस वे में 7-8 से काम करना चालू किया तो उसका एंड रिजल्ट जो हमें मिला, एंड रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। मैं आपको शेयर करूंगा 7-8 में हमारा जो टर्नओवर था, मानो एक अराउंड हम 30-35 करोड़ में जो काम कर रहे थे, आज 10 साल में वी हैव क्रॉस्ड अराउंड 500 करोड़। 500 करोड़ हमने इसी कंसेप्ट के साथ हमने क्रॉस किया है। ये जर्नी में जब हमने ये 10 टाइम्स अगर टर्नओवर अचीव किया है तो डेफिनेटली अपने सामने यही सवाल आते होंगे कि यस, एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी आपने क्या अडॉप्ट की है, हम लोगों ने क्या अडॉप्ट की है। इस स्ट्रेटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी टीम बिल्ड करना, क्योंकि जब आपके पास फाइनेंस आता है तो डेफिनेटली बैंक आपके साथ में है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपके साथ में है, आप मटेरियल और मशीन डेफिनेटली ला के रख सकते हैं और वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसको ऑपरेट करने वाली टीम और कस्टमर को हैंडल करने वाली टीम, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये टीम डेफिनेटली एक दिन में बिल्ड नहीं होती है। जब आप एंटरप्रेन्योरशिप चालू करते हो, जब आप बिजनेस चालू करते हो, तभी से ही आपने एक प्लान करके चलना चाहिए कि हमें कैसी टीम बिल्ड करना है। टीम बिल्ड करते समय सबसे इंपॉर्टेंट है राइट पर्सन एट राइट प्लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहाँ फेवरिज्म या अगर करेक्ट पर्सन एक जगह पे नहीं है तो वहाँ की चेन पूरी स्ट्रांग नहीं बनती है, कहीं ना कहीं वो कड़ी कमजोर बनना शुरू होती है। और एक अपने ध्यान रखना चाहिए कि एज ए एंटरप्राइज आपके डिपार्टमेंट्स बहुत सारे हो जाते हैं, तो हर डिपार्टमेंट में जब आप कोई आदमी एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रख रहे हो तो डेफिनेटली ही शुड बी द एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। उसका उतना नॉलेज रहना चाहिए, उसकी उतनी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसने उतना नॉलेज अडॉप्ट करना चाहिए कि डेफिनेटली जब कोई सवाल सामने आता है तो आपको आपसे ज्यादा उसको नॉलेज रहना चाहिए। वो आपने जज भी करना चाहिए कि यस, जो फील्ड उसको दिया है, मार्केटिंग है, परचेस है या डेवलपमेंट है, वो वो एरिया का एक्सपर्टाइज है, वो आपसे वो फील्ड में डेफिनेटली ज़्यादा नॉलेज बिलोंग करता है। ये आपको जज करते आना चाहिए और इसी ढंग का अपॉइंटमेंट आपने करना चाहिए, इसी ढंग के लोग चूज करना चाहिए। साथ साथ उनको फुल अथॉरिटी भी देनी चाहिए और फुल अथॉरिटी के साथ उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये भी मालूम करके देना उसका जरूरी है। सिर्फ अथॉरिटी देके कोई फायदा नहीं है। और जब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देते हो तो काम करते समय कुछ गलतियां हो सकती है, हो सकता है काफी फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, कुछ डिसीजन गलत हो सकते हैं, लेकिन आपने एक देखना चाहिए कि वेदर उसने इंटेंशनली कुछ किया है क्या। अगर काम करते समय ऐसी गलती होती है तो वी कैन से दैट इज अ लर्निंग कॉस्ट। ये हम सबके लिए एक लर्निंग कॉस्ट है, उसमें से उसको आपने संभाल के लेना चाहिए और उसको आगे बढ़ने के लिए एक सपोर्ट करना चाहिए। मशीन मटेरियल ठीक है, लेकिन जब आप एक टीम बिल्ड करते हैं तो डेफिनेटली एक टीम की हमने एज ए लीडर अच्छी केयर लेनी चाहिए। एक छोटी छोटी बातें रहेंगी, प्रोविडेंट फंड है यस ऐसी रहेंगी, हेल्थ केयर का इंश्योरेंस रहेगा, अच्छी कैंटीन फैसिलिटी अवेलेबल है, माहौल एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, फैमिलीज अपन जैसा फैमिली में रहते हैं वैसा ही एक माहौल क्रिएट करना चाहिए। ये सब जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि डेफिनेटली लोग पैसे के लिए काम करते हैं, पेमेंट एक क्राइटेरिया होता है, लेकिन बियॉन्ड दैट
उनको जो एक अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक जो माहौल वहाँ का क्रिएट अगर आपने अच्छा किया, तो रिटेंशन ऑफ योर टीम ये बहुत अच्छी तरह से होता है। एज पर एज हमारे ऑर्गेनाइजेशन अगर कंसिडर करेंगे तो हमारे पास रिटेंशन पीरियड बहुत अच्छा है। छोड़ के जाने का परसेंटेज ऑलमोस्ट नील है। आप ये समझ लीजिए, आज की हमारी जो टॉप की टीम है, वो बॉटम से एज ए ट्रेनिंग इंजीनियर जो बच्चे ज्वाइन हुए थे, वो आज टॉप में लीड कर रहे हैं। उन्होंने उतना परफॉर्म भी किया है, टाइमली अलग अलग बाहर जाके ट्रेनिंग ली है, खुद होके वो आगे आए हैं और आज टॉप में बिलोंग कर रहे हैं। जब मिडल मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट अपने लिए सबसे बड़ा पॉइंट ये रहता है, और बहुत बार डिस्कशन में अपने दोस्तों के साथ भी एक पॉइंट ये आता है कि हम किसी को ट्रेन कर रहे हैं। एक डिपार्टमेंट में एक आदमी बहुत स्ट्रांग ट्रेंड हो चुका है और एक तो छोड़ के जा रहा है, या अदरवाइज आगे की टीम बिल्ड हो नहीं हो पा रही है। मुझे लगता है इसका आंसर बहुत सिंपल है। हमारे यहाँ हमने एक ये रखा है, मिडल मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट का जो केपीआई और केआरए या सबसे पहला उसके पास की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो सक्सेशन प्लान। हमने एक टॉप मैनेजमेंट के लिए एक कंसेप्ट हमारे पास है कि व्हेन ही इज द सक्सेसफुल मैनेजर, उसके एब्सेंट में उसका डिपार्टमेंट अगर विदाउट ट्रबल, विदाउट एनी इशू चल रहा है, तो ही इज द ओनली सक्सेसफुल फॉर दैट पोस्ट। हमारे इसमें यही सवाल रहता है उनको कि मान लो नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए हम आपको छुट्टी दे रहे हैं या आप काम पे नहीं आ रहे हैं, हाउ योर डिपार्टमेंट इज गोइंग टू रन। तो उनके परफॉर्मेंस में सबसे पहला क्राइटेरिया हमने ये रखा है कि इन हिज एब्सेंस, या वो डिपार्टमेंट में नहीं है या उसका डिपार्टमेंट हम चेंज कर रहे हैं, तो हु इज गोइंग टू लीड हिज रोल, हु इज गोइंग टू लीड हिज चेयर, वो उसने परमानेंटली प्रेजेंटेशन में कंपनी के रखना है। दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ वी कैन से फॉर प्रमोशंस। सबसे ऊपर जाना है तो नीचे की पूरी क्लैरिटी कंपनी के लिए रहना चाहिए, तभी आप प्रमोशन ले पाएंगे। जब ये टीम बिल्ड है तो डेफिनेटली कस्टमर इज इम्पोर्टेंट। विदाउट कस्टमर अपनी ग्रोथ नहीं है। तो एज ए स्ट्रेटेजी हमने ये रखा है कि मल्टीपल कस्टमर, एक कस्टमर 20% के ऊपर नहीं रहना चाहिए अपने टॉप लाइन में, सेल्स में। और कोई कस्टमर 25% हो रहा है, 30% हो रहा है, इसका मतलब उसको जीरो नहीं करना है। बाकी कस्टमर बढ़ना चाहिए या और दूसरा कस्टमर उसमें ऐड रहना चाहिए। दैट इज द स्ट्रेटेजी। दूसरा, कस्टमर इंक्वायरीज आपके पास आते हैं तो उसका भी एक एनालिसिस होना चाहिए कि ड्यूरिंग द मंथ, क्वार्टर आपके पास कस्टमर इंक्वायरी कितनी फ्लोट हुई थी और उसमें की रियलाइज कितनी हुई है, ड्रॉप आउट कितनी हुई है। अगर रियलाइज नहीं हुई है, ड्रॉप आउट हुई है, तो व्हाट इज द रीजन, वो फाइंड आउट होना चाहिए कि कस्टमर ने वो रिक्वायरमेंट नहीं, कस्टमर ने प्लान ड्रॉप किया है या नहीं, आपके पास नहीं है, आप कॉम्पिटिटिव नहीं थे, आप इन टाइम उसके पास रीच नहीं हो पाए, आपके हाथ से वो निकल गई है। इसका एक रिव्यू मैकेनिज्म होना चाहिए। बहुत बार आपको एक ख्याल में आया होगा, अरे आप कभी रिव्यू लेंगे, अरे कस्टमर के पास, अरे अपने पास इंक्वायरी तो आई थी, आगे क्यों नहीं हो पाई। तो उसको रिस्पांस टाइम आपका क्या था। कोई खाली नहीं है जिसका रिस्पांस टाइम स्पीड में है, जो आप इवन खुद के लिए भी आप जज कर लो, जो आपके सामने कंटिन्यूअस आता है वही ऑर्डर लेके चले जाता है। कस्टमर आपके पीछे नहीं दौड़ता है, आपको कस्टमर के पीछे दौड़ना है। तो ये प्रोसेस के लिए फिर हम बोलते नहीं, अरे मैं अकेला ही था, मेरे पास कोई, मैंने जनरेट ही नहीं किया है, कोई वो रिक्रूट ही नहीं किया है। तो ये सब चीजें हमें देखनी चाहिए कि कस्टमर को हम कितने स्पीड में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। दूसरा,
जो कंपोनेंट हम दे रहे हैं उसका बिजनेस ऑफ शेयर मेरा कम तो नहीं हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो व्हाट इज द रीजन? तो इसके लिए हम आप जब कस्टमर के पास विजिट करते हैं तो हम लोग जब कस्टमर के पास विजिट करते हैं तो पू- हमारे पूरे स्टाफ को ये कहा गया है कि यू हैव टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ कस्टमर। कस्टमर की प्रोसेस क्या है ये आपको मालूम रहना चाहिए। कस्टमर के प्रॉब्लम्स क्या है ये भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उनके प्रॉब्लम्स क्या है लाइन पे। लाइन रन करते समय कौन से कंपोनेंट में प्रॉब्लम है, कौन से असेंबली में प्रॉब्लम है। और बहुत बार ऐसा होता है कि एक डिसाइडेड है यही ढंग से चलते रहता है और आपके पास उसके बहुत सिंपल सॉल्यूशन रहते, और वो सॉल्यूशन से फिर आपको एक ख्याल में आता है कि अरे इसमें तो मैं उसको कॉस्ट इनोवेशन दे सकता हूँ और मुझे भी अच्छे पैसे बच सकते हैं। तो ये ढंग के जब आप सॉल्यूशन देते हैं तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड जो बोलते हैं वो कॉन्फिडेंस बिल्ड बहुत अच्छा होता है। अ, बहुत बार ये भी सामने आता है कि हाउ टू से कस्टमर नो। तो मुझे लगता है ये भी आपने ख्याल में रखना चाहिए कि अगर वो मुझे प्रोडक्ट फिजिबल नहीं है, वो वायबल होने वाला नहीं है, तो सिर्फ कस्टमर का नो कैसा कहे, वो नाराज तो ना हो जाए, ये ढंग से एक्सेप्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे स्किलफुली आप नो कह सकते हैं। कुछ समय अपना बिजनेस डील क्रैक नहीं होता है तो उस समय भी आपने बहुत सिस्टमेटिक वे में अप्रोच रखना चाहिए। से नो बट डोंट क्लोज द डोर, ये भी कंसेप्ट आपने अपने लिए ख्याल में रख आनी चाहिए कि कभी भी डोर ओपन रहने चाहिए। कभी कभी ऐसे सिचुएशन आती है, लेकिन वो सिचुएशन को हैंडल इतने सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए कि दोनों के डोर कभी भी क्लोज नहीं होने चाहिए। बोथ साइड डोर शुड ऑलवेज ओपन। और एक है कि कस्टमर के एंड से आपके पास कंप्लेंट आती है बहुत बार। तो हमारी स्ट्रैटेजी ऐसी है, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। पहली जब कंप्लेंट आती है या कस्टमर कुछ हमारे अपने प्रोडक्ट के बारे में कहता है तो प्राइमा फेसी जब आप अपने को कभी कभी दिखता है कि ये गलत है, मेरा प्रोडक्ट ऐसा नहीं है, ये ढंग से गया ही नहीं है और मेरा ये प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, ये दिखता है। लेकिन डोंट से टू नो, क्योंकि जब किसी ने कंप्लेन की है तो सीसी में पूरी दुनिया रहती है उसकी कंपनी की, और जब स्ट्रांगली आप उसको रिप्लाई करते हैं तो जिसने आपके पास कंप्लेन रेज की है उसके लिए जो 50 उसके पास जो लोग हैं उसके लिए वो एक इंसल्टिंग और एक गड़बड़ का मामला हो जाता है कि यार तुझे तो इसने ये किया है। और फिर वहां इंटरनल जो कुछ हो जाएगा उसका रिपरकेशन कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में आता है। तो प्राइमा फेसी इन फर्स्ट ओके एक्सेप्ट से यस, और इमीडिएटली सेकंड वे में इंडिविजुअली यू कैन से हिम हाउ इट इज रॉन्ग कि ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, तो डेफिनेटली वो एक्सेप्ट किया जाता है उससे और वो नलीफाई हो जाता है। लेकिन उससे एडवांटेजेस ज्यादा है ऐसा हमें रियलाइज हुआ है, ऐसा हमारा एक थियरी बन चुका है। तो ऑलवेज से कस्टमर यस, कस्टमर इज ऑलवेज राइट, ये ढंग से हम चलते हैं। लेकिन ऑलवेज राइट यस बोलने से हर चीज एक्सेप्ट करना ऐसा ही नहीं है। बाय सम टाइम और उतने टाइम में ऐसी कुछ चीजें मुझे लगता रिजॉल्व हो सकती है। कस्टमर के साथ साथ मुझे लगता है कि फिर कस्टमर कमिटमेंट एंड सप्लायर कमिटमेंट ये भी इम्पोर्टेंट है। हम कस्टमर को जो कमिट करते हैं वो ऑनर होना चाहिए। बहुत बार डिलीवरीज के इश्यूज रहेंगे या शेड्यूल रहेंगे या कुछ कंपोनेंट आपका रिजेक्ट होता है, तो आपने जो कमिट किया है कि नहीं भाई ये लॉट मैंने रिजेक्ट किया है, ये क्वारंटाइन हो गया है, ये नहीं आएगा तो नहीं आएगा। अगर 2 पीस हमें लगता है नहीं ये ओके है और हम डाल देते हैं और वो वहाँ अगर वापस वहाँ निकल जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो एक कस्टमर का फेथ जो है कि नहीं जो मेरा सप्लायर कहेगा वो सही है, ये ढंग का आपका इमेज कस्टमर के पास रहना चाहिए। सेम टाइम आपके सप्लायर के पास भी अपना एक इमेज रहना चाहिए कि जो कमिटेड है, पेमेंट्स टर्म्स रहेंगे, बिजनेस की टर्म्स रहेंगी या ट्रांसपेरेंसी,
ये सब चीजें कस्टमर एंड सप्लायर, मुझे लगता एक इमेज बिल्ड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग के बारे में जैसा मैंने अभी कहा कि आपको अगर पूरी टीम आपने बिल्ड की है तो डेफिनेटली आपके फ्यूचर प्लान क्या रहना चाहिए, कौन से कस्टमर ऐड होना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट ऐड होना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट मेरा डिलीट होने के चांसेस है, ये सब आपका आपके टीम के साथ प्लानिंग होना चाहिए। और ये सब प्लानिंग आपकी टीम ने करना चाहिए तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये सब करते समय हमने बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन पे बहुत कुछ ध्यान दिया है। जैसा कि आपके अगर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है तो डिजाइन और टूल रूम टाइम के हिसाब से इम्प्रूव होनी चाहिए। आज के स्टेज में हमारे पास बहुत ही अच्छी टूल रूम है, काफी अच्छी डिजाइनर की टीम है। तो जब आपके पास प्रोडक्ट आता है तो रिस्पॉन्स टाइम बहुत स्पीड में हो जाता है। यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी डिजाइनर और बाहर की टूल रूम कि मुझे टूल बन के आना चाहिए, मुझे प्रोटोटाइप बन के आना चाहिए। तो मिनिमम टाइम का अगर रिस्पॉन्स है तो डेफिनेटली आपको बिजनेस में बहुत एडवांटेज होगा। ये चीज साइमल्टेनियसली है क्योंकि ये जर्नी जब ये 25 साल की है, किसी की 15 साल की हो सकती है, कोई 10 साल की हो सकती है कॉम्प्रेस होके, लेकिन ये ढंग से मुझे लगता जर्नी हम सब ने करनी चाहिए। जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है तो डेफिनेटली आपको सबको पता है, काफी अपने पास गवर्नमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन है, लेकिन वो सब रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना, टाइमली हर एक डिपार्टमेंट के रिटर्न फाइल करना, ये सब चीजें हमने करनी चाहिए क्योंकि इसमें टाइम लॉस बहुत बड़ा होता है। फाइनेंशियल लॉस कितना होता है, इससे ज्यादा जब इंक्वायरी शुरू हो जाती है तो ऐसे इंक्वायरीज को रिप्लाई देते देते अपना जो एक टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो और वो प्रोडक्टिव टाइम अगर वो बर्बाद हो रहा है तो मुझे लगता है वो एक इनडायरेक्टली बहुत बड़ा लॉस है। तो गवर्नमेंट की जितनी भी फॉर्मेलिटीज है मुझे लगता वो टाइमली हमने फुलफिल करनी चाहिए। फाइनेंस डेफिनेटली हम फाइनेंस से काफी लोग रहेंगे, हम इंजीनियर लोग डेफिनेटली फाइनेंस काफी देर से समझ में लेंगे या देर से समझ में आता है, लेकिन थंब रूल से अपना अपना फाइनेंस मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने पास घर में भी बहुत बार डिस्कशन होता है, जितनी चादर है उतनी पैर फैलाओ। मराठी में हम बहुत बार बोलते सगळी सोंग घेता येतात, पैशाची सोंग घेता येत नाहीत। यस, फाइनेंस बहुत अच्छे ढंग से अपने को मैनेज करते आना चाहिए। फाइनेंशियल सिचुएशन कंपनी की क्या है, अपना बिजनेस कितने होने वाला है, टॉप लाइन क्या रहेगी, बॉटम लाइन क्या रहेगी, हमको अगर फ्यूचर इन प्लान्स है तो इन्वेस्टमेंट के लिए क्या पैसा लगने वाला है, अपने पास अवेलेबल क्या होने वाला है, हम कितना कर सकेंगे। कंटिजेंसी जो है कि अगर कुछ सडन इश्यूज आते हैं तो मिनिमम अपने पास एज ए ग्रुप में कितना रिजर्व रहना चाहिए, ये सब चीजें ट्रांसपेरेंट रहनी चाहिए। अभी ये स्टेज में जब आप बड़े होते हो, एक्सपांड होते हो और ये सब चीजें आपने प्रोफेशनली लोगों के हाथ में दी है तो ये सब टारगेट्स और ये सब चीजें ट्रांसपेरेंट और सबके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। और वही ढंग से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमने रखी है। मुझे लगता है यही एक रीजन है कि एक लोकल अप्लायंसेस कंपनी का हमारा जो एक 25-30% बिजनेस भी ड्रॉप हो गया था, उसके साथ साथ बहुत बड़ा हमें फाइनेंशियल लॉस भी वो साल में लेना पड़ा। कुछ तकलीफें आई, प्रॉब्लम्स आए एक साल में, लेकिन एक साल के अंदर उसमें से हम बहुत स्पीड में निकल पाए क्योंकि उसमें अकेला अशोक काले नहीं था ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, या इसमें से निकलने के लिए मैं अकेला नहीं था। तो हमारी 150 की टीम, नीचे वर्कर्स जो एंड तक काम कर रहे थे, ये सभी उसमें काम कर रहे थे और उसमें से हम निकल पाए। तो ये चीज जो फाइनेंस की है मुझे लगता
ये हर एक ने अपने अपने बिजनेस के हिसाब से करनी चाहिए, कैलकुलेट करनी चाहिए कि हमें कितना रिजर्व रहना चाहिए, कितना एक्सपेंशन करना चाहिए, क्योंकि जब आप सक्सेसफुल रहेंगे या आपका नाम है तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ जाती है। बहुत सारे कस्टमर बोलते हैं, जैसा हमारे लिए बोलते हैं, अरे आप प्लास्टिक क्यों नहीं चालू करते, आप ये क्यों नहीं चालू करते, आप इसमें हर एक इसमें हमको कॉल आ जाता है कि आप ये चीज क्यों नहीं चालू करते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं होता है। आपने जो कोर इसमें फोकस किया है उसमें से मुझे लगता है हमने बाहर नहीं निकलना चाहिए। जो प्रोडक्ट हाथ पे लिया है उसका ही क्वालिटी अप लेके जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। उसका बेस्ट एग्जांपल है आपके सामने फॉक्सकॉन। दुनिया के सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वो बनाती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक दुनिया का अगर सोचो तो 40% कंपोनेंट वो बनाते हैं। लेकिन आज अगर आपको कोई ये बनाना है सेलफोन, तो वो बना के देंगे, आप सिर्फ ब्रांड बोलो और वो बना के देंगे, लेकिन वो खुद होके वो नहीं करते हैं। नहीं, जियो नहीं रहेगा, शाओमी है या का एप्पल है, ये सब उनको क्यों पॉसिबल है? क्यों? तो उन्होंने उनका कोर बिजनेस फोकस किया है और उसके वो बाहर जाते नहीं है। आज हम शीट मेटल करते हैं, नॉन स्टिक कोई बड़ी बात नहीं है, एक एल्यूमिनियम के कंपोनेंट को प्रेस किया, टेफलॉन का कोटिंग किया, बन गया नॉन स्टिक। लेकिन ये पॉसिबल है कि थ्रू आउट इंडिया हमको सेल करना? ये पॉसिबल नहीं है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग कोर बिजनेस है, उसमें हम फोकस करना चाहिए। और जो इसमें जो चीज में हमने 10-20 साल फोकस किया है, वो चीज को वो एक्सपीरियंस से जितने ऊंचाई तक लेके जा सकते, वो ऊंचाई तक अपन अगर लेके जाएंगे तो डेफिनेटली उसका आउटपुट बहुत अच्छा मिलेगा। अपन लोकल में बहुत बार हम सब लोग मिल जाएंगे, मिल सकेंगे एक दूसरे को, ऐसे ही हर एक के एक्सपर्टाइज शेयर करेंगे। टाइम की सीमा है, लेकिन दोपहर का लॉकडाउन का पीरियड है, बहुत जन हम दोपहर के वक्त पे आराम भी करते होंगे, सोते भी होंगे, लेकिन अपने युवा लोगों ने काफी हमें एक्टिव रखा है, काम पे रखा है। वंस अगेन उनको हम धन्यवाद देते हैं। और चलते चलते मैं एक दो बातें मुझे शेयर करूंगा। आप सबने सुना ही होगा कि एक फ्रेज है, अमिताभ जी ने कहा था हरिवंश राय की, कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो बहुत अच्छा। क्योंकि बहुत बार हर एक के लाइफ में ऐसी चीजें होती है कि मन का नहीं होता है, और जो नहीं होता है वो अच्छे के लिए होता है। क्योंकि वो परमात्मा ने, जिसको हम सुपर पावर बोलते हैं, जिसको हम मानते हैं, उसने डिसाइड किया है। तो बस जो मन का नहीं होता है वो उसने डिसाइड किया है। इतने सिंपल वे में हमने आगे जाना चाहिए। हम जो काम कर रहे हैं और डेफिनेटली विदाउट स्ट्रेस करना चाहिए। ये भी मेरी एक एक्सपेक्टेशन है या सजेशन है। और एक है कि जब जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी आती है, यू हैव टू ग्रैब इट इमीडिएटली एंड थिंक पॉजिटिवली। जो भी दिल में है वो कंटिन्यूअसली वो प्रोसेस में आप थॉट देते रहिए। जब कंटिन्यूअस वो चीज आपके माइंड में है तो कभी ना कभी आपको अपॉर्चुनिटी वो सामने आएगी। और उस अपॉर्चुनिटी को इमीडिएटली कैसे पकड़ना, ये हर एक को आना चाहिए। और वो आपको सुपर पावर परमात्मा हर एक को एक शक्ति दे। आने वाले दिनों में सबके लिए अच्छे दिन आए, इसी प्रार्थना के साथ मैं वंस अगेन अपने युवा संगठन का धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। जय महेश। गुड आफ्टरनून। एक क्वेश्चन, in this scenario, how can you motivate your team for good results? ओके ओके। हाँ, एक क्वेश्चन मेरे पास आया है, इन द सिनारियो हाउ कैन यू मोटिवेट योर टीम फॉर गुड रिजल्ट? ओके, अभी देखो ये सब चीजें जैसे ये शुरुआत हुआ तो हमारे सामने आई, और ये हर एक के सामने है। एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या आने वाला है, कितने डेप्थ में आने वाला है, ये हमें डेफिनेटली किसी को मालूम नहीं है।
लेकिन ऐसे वक्त काम क्या करता है, अगेन बैकड्रॉप में आपकी टीम आपके साथ कितनी कोहेजिव है। ओके, और डेफिनेटली आपको भी इसमें कुछ ना कुछ उनकी केयर लेना पड़ेगी। तो जैसा आपने जूम मीटिंग का एक्टिविटी किया है, हमने भी हमारे स्टाफ के साथ इमीडिएटली किया है। और रादर देन ये क्वेश्चन आपने रेज किया है, तो हमने उनको पूछा कि अरे बहुत इश्यूज है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और इसके बारे में फिर अंकित ने हमारा एक एक्टिविटी किया कि एक गूगल पे लिंक बनाई और सभी स्टाफ को भेज दी कि आप बोलो क्या होने वाला है और क्या करना चाहिए। तो हमने स्टाफ को मोटिवेट किया है और स्टाफ ने बहुत अच्छे हमको ये दिए है कि डेफिनेटली सर कि जब काम नहीं तो पूरी पेमेंट हम दे नहीं पाएंगे, लेकिन हम कुछ ना कुछ हर एक को हेल्प करेंगे, करना चाहिए, ये एक एक्सपेक्टेशन था। दूसरा, हर एक ने अपने डिपार्टमेंट में और दूसरे उसका रिलेटेड डिपार्टमेंट में क्या कॉस्ट कटिंग कर सकते, क्या ऑटोमेशन कर सकते हैं, इस बारे में सोचा है। हर एक डिपार्टमेंट ने, फाइनेंशियल फाइनेंस का, मार्केटिंग ने कि हम क्या नया काम ला सकते हैं, ऑटोमेशन के डिपार्टमेंट ने हम क्या काम कम कर सकते हैं। देखो प्रॉब्लम आने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रॉब्लम्स तो कंटिन्यूस आने वाला है। ये थोड़ा अलग प्रॉब्लम आया है, थ्रू आउट वर्ल्ड आया है। व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन देयर इज ऑलवेज आंसर। सिंपल है, सवाल है जवाब है, देयर इज अ क्वेश्चन देयर इज अ आंसर। हमको उसका सिर्फ एक सवाल ही है, इसका जवाब कुछ नहीं है, ये ढंग का अप्रोच नहीं रहना चाहिए। डेफिनेटली इसमें से आपको आंसर मिलेगा। एंड सेकंड, हाउ टू मैनेज फाइनेंस टू स्केल अप योर बिजनेस। देखिए, आप जिसने भी ये सवाल पूछा है, मुझे उसको एक ही आंसर है। आज के 500 करोड़ को आप मत देखिए। दिस इज अ बिगिनिंग इन 93 विथ 50,000 रुपीज। ओके, तो आप फाइनेंस के अगर आदमी हो तो पिछले 10 साल का जब फाइनेंस का स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा एक चीज कि बिजनेस हाउस वी आर गोइंग टू स्केल अप। तो ये चीजें एक साल के नहीं है, ये टारगेटेड है। आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा। एक स्टेप आप जाएंगे तो आपको आगे की स्टेप दिखेंगी। मैं बहुत ही ऑनेस्टली शेयर करता हूं कि जब 7-8 में जब हमने रिव्यू लिया कि अपना 25-30 करोड़ टर्नओवर हो गया, उसके पहले हमने 2-3 में रिव्यू लिया, अरे अपना 10-15 करोड़ टर्नओवर हुआ, तो कभी हमने सोचा ही नहीं थे इतना हमारा टर्नओवर होने वाला है या होगा। 500 भी हमने कभी सोचा नहीं था, लेकिन अभी हम 1000 का सोच रहे हैं। ओके, जब आप स्टेप्स एक एक जाएंगे तो आपको उसके आंसर्स मिलना चालू होंगे, आपको उसके सॉल्यूशंस भी मिलना चालू होंगे कि मुझे कितना बिजनेस करना चाहिए, कितना कैपिटल ऐड करना चाहिए, मैं ये कैपिटल ऐड करूंगा तो ही मुझे बैंक पैसा देगी। अपने पास तो समाज में इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनके पास जाके बैठ के थोड़ा समझ के लिया लोगों ने तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये प्रैक्टिकली समझ में आएगा कि जैसा जैसा आप एक एक स्टेप चलेंगे तो आगे का दिखेगा। हम अगर नीचे के ही पायदान पे है और काफी ऊपर जाके वो साइड में क्या है, तो डेफिनेटली वहां तक जाने के लिए हर स्टेप एवरी ईयर अगर आप चलते चलेंगे तो ये अचीव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और कोई? आनंद हो गया?